ये कहानी एक ऐसे मासूम से दिखने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर की है जो कि अकेला ही गैंगस्टर की पूरी गैंग को निपटाने की हिम्मत रखता है और उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो अपने आप को प्रोफेशनल बुलाता है। तो कहानी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक सूट पहने हुए बंदे को किडनैप किया था। इन्हें लग रहा था कि ये बहुत अमीर है और इससे उन्हें बहुत सारा माल मिलेगा, पर तभी सूट पहने आदमी ने अपने हाथ खोल लिए और इन्हें एक हथौड़े से मारकर इनके बॉस का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब इधर इनका बॉस आया तो वो अपने दोनों आदमियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने यहाँ से भागने की कोशिश की पर तभी वहाँ का शटर बंद हो गया, जिससे डर कर इन लोगों ने अपनी सारी गोलियां अंधाधुंध चला के खत्म कर दी और तभी सूट पहने बंदे ने इसके दोनों आदमियों को निपटा दिया। अब यहाँ पर ये दोनों ही बचे थे और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इस सूट पहने आदमी का नाम पूरी मूवी में बताया नहीं गया है, तो हम इसे मिस्टर प्रोफेशनल कहेंगे क्योंकि इसने मूवी में कई बार कहा है कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। दरअसल ये एक असैसिन है जो कि पैसों के लिए कुछ भी करता है और ये अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। अब हमें पता चलता है कि इस गैंगस्टर ने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे, पर उन्हें लौटाने के बदले में इसने मिस्टर प्रोफेशनल को ही निपटाने का प्लान बना लिया। अब गैंगस्टर ने उसे अपनी दोस्ती के वास्ते उसे छोड़ने के लिए कहा, पर मिस्टर प्रोफेशनल ने ये कहकर उसके पाँव में गोली मार दी कि दोस्त थोड़ी पैसे लौटाते हैं। जिसके बाद उसके ब्रांडेड कपड़े खराब न हो जाए करके उसने रेन सूट को पहन लिया और उस गैंगस्टर को पेचकस से घोप घोप कर मार दिया। इसके बाद वो यहाँ से एक इलीगल फाइट क्लब में पहुंचा जहाँ हमें मार्को को दिखाया जाता है जो कि पैसों के लिए यहाँ फाइट करता था और मिस्टर प्रोफेशनल इस पर काफी लंबे टाइम से नजर रख रहा था। अब मार्को इस फाइट को लड़कर जीत गया और पैसे लेकर जब वो अपने घर पहुंचा तो वहाँ उसकी माँ बीमार थी। दरअसल मार्को एक नाजायज औलाद है जिसकी माँ को इसके बाप ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था और अब इसकी माँ बहुत बीमार है जिसका अगर सही टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। इसलिए मार्को इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा था और साथ ही अपने बाप को भी ढूंढ रहा था ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। अब अगले दिन मार्क अंकल पार्क से मिलने के लिए गया जो कि एक अनाथ आश्रम चलाते हैं और मार्को ने इनसे अपने असली बाप को ढूंढने के लिए कहा था, पर अंकल पार्क ने बताया कि उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर मार्को ने उन्हें कुछ पैसे दिए और अपने बाप को ढूंढने के लिए कहा। जिसके बाद मार्को यहाँ से सीधे बियर बार में गया जहाँ उसे एक आदमी मिला जो कि उसकी पिछली फाइट जीतने से उससे बहुत इंप्रेस हुआ था क्योंकि उसने एक थाई फाइटर को हराया था। वो उसे कहता है कि वो लोग एक ज्वेलरी शॉप को लूटने वाले हैं और उसमें उसे उसकी मदद चाहिए। उसे बस पावर कट करना है और सिक्योरिटी को देखना है, जिसके बदले में उसे 10% मिलेगा। अब इस वक्त तो मार्को सोचूंगा कहकर यहाँ से निकल गया, पर घर जाकर जब उसने अपनी माँ के बारे में सोचा तो वो चोरी में उनका साथ देने के लिए मान गया। जिसके बाद ये दोनों उसी रात को ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए गए जहां मार्को पावर कट करने के लिए गया तो उस पर कुछ लोगों ने पीछे से हमला कर दिया। दरअसल ये लोग वही लोग थे, चोरी तो इनका सिर्फ बहाना था। असल में तो इन लोगों ने मार्को को पीटना था क्योंकि उसने थाई फाइटर को हराया था। इसलिए ये लोग अब मार्को पर हमला करते हैं और मार्को भी बचने के लिए इनसे लड़ता है, पर ये लोग बहुत ज्यादा थे तो मार्को यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो एक कार से टकरा जाता है जिसके अंदर से एक खूबसूरत और अमीर लड़की बाहर निकलती है और ये देखकर मार्को को मारने आए हुए लोग चले गए। जिसके बाद वो लड़की मार्को को हॉस्पिटल ले गई जहां उसने मार्को की मरहम पट्टी करवाई और उसका ब्लड टेस्ट भी करवाया। मार्को उसे ज्यादा तकलीफ देना तो नहीं चाहता था, पर लड़की ने उसे प्यार से बोला तो वो हॉस्पिटल आ गया। इसके बाद उस लड़की ने मार्को से एक्सीडेंट के लिए माफी मांगी और उसे कुछ पैसे दिए। फिर पैसे लेकर जब मार्को हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसे अंकल पार्क ने कॉल करके अपने पास बुलाया और बताया कि उसके पिता मिल गए हैं और वो भी उसे ही ढूंढ रहे थे, वो जल्दी ही उसे कांटेक्ट करेंगे। अब अगले दिन जब मार्को अपनी माँ के साथ था तो यहाँ उसके पास उसके पिता के भेजे हुए कुछ लोग आए जिन्होंने मार्को को बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो उससे से जल्द मिलना चाहते हैं। वो लोग यहाँ मार्को के लिए पासपोर्ट और उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए एक नर्स भी लाए थे और उन्होंने मार्को से कहा कि उसकी माँ का इलाज करवाना उसके पिता के लिए बहुत छोटी बात है, इसलिए अब मार्को उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें कोरिया में मार्को के पिता को दिखाया जाता है जो कि बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। यहाँ उनका एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम मिस्टर हान था और वो ही अब तक अपने पिता की जायदाद और कंपनी को संभाल रहा था और वो अपने पिता से बहुत प्यार भी करता है, इसलिए वो ही मार्को को यहाँ ला रहा था। अब यहाँ पर डायरेक्टर हान का मैनेजर आया जिसने बताया कि उनकी कंपनी के बारे में किसी न्यूज आर्टिकल ने गलत छापा है, पर उसने उसके एडिटर से बात कर ली है और वो लोग सारे आर्टिकल को हटा देंगे, बस बदले में उन्हें उसे स्पॉन्सर करना होगा। अब ये सुनने के बाद डायरेक्टर हान ने अपने मैनेजर को छुट्टी दे दी और उसे कल मिलने के लिए कहा। उधर हम मार्को को देखते हैं जिसे बिजनेस क्लास में कोरिया ले जाया जा रहा था। मार्को ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो आज तक प्लेन में कभी बैठा ही नहीं था। अब रात में सबके सोने के बाद इधर मार्को के पास मिस्टर प्रोफेशनल आया जिससे मार्को थोड़ा डर गया। तो उसने उससे पूछा कि वो कौन है, तो मिस्टर प्रोफेशनल ने उससे कहा कि वो उसका दोस्त है जो उसे एक टिप देने आया है। उसने उसके कान में कहा तुम्हें कोरिया तुम्हें मारने के लिए ले जाया जा रहा है। अब इस बात से मार्को घबरा गया और सोच में पड़ गया
पर फिर मार्को ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया और प्लेन लैंड होने के बाद उनके साथ चला गया। इधर एयरपोर्ट में हम उसी लड़की को भी देखते हैं जिसकी गाड़ी से मार्को टकराया था। अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम योंजो है और ये एक असासिन है जो कि पैसे लेकर मर्डर वगैरह करती है। वो यहाँ मार्को की सौतेली बहन गायोंग से मिलती है। वो दोनों यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान कर रही थी जिसके लिए गायोंग योंजो से इधर एक गन भी लेती है। फिर उधर हमें डायरेक्टर हान को दिखाया जाता है जिसने अब अपने उसी मैनेजर और उस एडिटर को पकड़कर बहुत मारा था क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे और डायरेक्टर हान का मैनेजर उसे कंपनी के सीक्रेट बताया करता था। इसलिए अब डायरेक्टर हान एक को तो गोली मार देता है और दूसरे से उसने कहा कि 3 गिनने के बाद तुम भागना और 10 गिनने के बाद मैं गोलियां चलाना शुरू करूंगा। लेकिन वो आदमी 3 तक पहुंचने से पहले ही 2 गिनने में ही भागने लगा, इसलिए डायरेक्टर हान ने उसे गोली से उड़ा दिया। फिर उधर हमें मार्को को दिखाते हैं जो कि डायरेक्टर हान के आदमियों के साथ गाड़ी में जा रहा था। तो उसकी गाड़ी के बराबर में मिस्टर प्रोफेशनल भी आ जाता है और वो मार्को को सीट बेल्ट का इशारा करके उसकी गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। और फिर मिस्टर प्रोफेशनल मार्को को ले जाने आए हुए उन सभी लोगों को मार देता है। और फिर मार्को जब होश में आता है तो वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। उसने फिर से मिस्टर प्रोफेशनल से पूछा है कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर प्रोफेशनल ने उसे कहा कि वो उसका दोस्त है और ये उसका काम है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर मार्को यहाँ से भागने लगता है। लेकिन मिस्टर प्रोफेशनल भी इतनी आसानी से उसे भागने देने वाला कहाँ था। वो बड़ी आराम से अपनी कार से उसका पीछा करता है और दोनों ही एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां मिस्टर प्रोफेशनल मार्को से कहता है कि वो घबराए नहीं, वो कहां तक ऐसे भागेगा, इससे अच्छा है कि वो गाड़ी में चुपचाप बैठ जाए। लेकिन इधर मार्को उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है जहां वो एक ट्रक से टकराने वाला था पर बच गया। अब इतनी आसानी से मिस्टर प्रोफेशनल भी उसे छोड़ने वाला कहां था, वो भी उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है और ये देखकर मार्को फिर से भागने लगता है। तो उसको पकड़ने के लिए मिस्टर प्रोफेशनल भी भागता है और दोनों ही एक टनल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर प्रोफेशनल टनल से बाहर नहीं निकलता, टनल पर ही रुक जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और वो अपने जूते और कपड़ों को खराब करना नहीं चाहता था। उधर अब मिस्टर हान को भी ये बात पता चल चुकी थी कि मार्को गायब हो गया है। तो वो एक्सीडेंट वाली जगह के लिए निकलता है और अपने बाप से वादा करता है कि मैं आपकी नाजायज औलाद को ढूंढकर आपके पास लाऊंगा, बस तब तक आप ऊपर नहीं चले जाना। दूसरी तरफ उधर मार्को भागते भागते सिटी में पहुंच चुका था। उसे यहाँ एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया तो उसने जल्दी से वहां से अंकल पार्क को फोन मिलाया और उन्हें बताया कि उसकी जान के पीछे कोई पड़ा है। लेकिन तभी इधर मिस्टर प्रोफेशनल भी अपनी कार से आ गया, जिसे देखकर मार्को ने फिर से भागना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वो छोटी छोटी गलियों से भागने लगा जहाँ की मिस्टर प्रोफेशनल की कार नहीं जा सकती थी, इसलिए उसकी कार गली में ही अटक गई, जिससे अब मिस्टर प्रोफेशनल बहुत परेशान हो गया था। तो वो कार की सनरूफ से बाहर निकला और गलियों के बिल्डिंगों से उछल कूद करता हुआ सीधे मार्को के सामने आ पहुंचा। उसने मार्को से कहा कि वो भागे नहीं तो वो उसे गोली मार देगा, जिससे मार्को ने अपने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन फिर वो मिस्टर प्रोफेशनल को मुक्का मारकर भाग गया और भागते हुए उसके सामने योंजो भी अपनी कार से आ गई और उसने मार्को को जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। अब मार्को को लगा कि ये उसकी जान बचाने के लिए आई है, इसलिए वो मिस्टर प्रोफेशनल से बचने के लिए उसके साथ चला गया। फिर मिस्टर प्रोफेशनल ने अपनी गाड़ी निकाली और निकालते हुए उसकी गाड़ी पर बहुत सारे स्क्रैचेस लगे और उसका एक साइड मिरर भी टूट गया, जिससे मिस्टर प्रोफेशनल के दिल के साथ किडनी तक भी दुख पहुंच गया। इतना दुख तो उसे मार्को के उसके हाथ से निकल जाने पर भी नहीं हुआ था। उधर अब मार्को योंजो के साथ था, जिसे जब वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही क्यूट लड़की थी जिसकी गाड़ी से वो पहले टकराया था और जो उसे हॉस्पिटल ले गई थी। अब मार्को की बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर योंजो ने उसे मिस्टर प्रोफेशनल की तरह जवाब दिया कि मरने से पहले तुम सब कुछ जान जाओगे, जिससे मार्को की और ज्यादा फट गई। और तभी सामने से मिस्टर हान भी अपनी कार से आ रहा था तो उसने योंजो की कार में मार्को को देख लिया, इसलिए उसने तुरंत अपनी गाड़ी मुड़वाई और अपने आदमियों के साथ योंजो का पीछा करने लगा और इनके पीछे पीछे मिस्टर प्रोफेशनल भी यहाँ तक पहुँच गया और वो इन्हें ओवरटेक करके योंजो की गाड़ी के बराबर में आ गया। योंजो ने उसे इशारा किया कि आगे देख ले, पर मिस्टर प्रोफेशनल कूल बनकर उसे ही इशारा करने लगा। वो तो सही टाइम पर उसने आगे देख लिया, नहीं तो वो एक ट्रक से टकराने वाला था, पर सही टाइम पर उसने कट मार लिया और बच गया। अब योंजो इन सबको चकमा देकर मार्को को अपने साथ एक जंगल में ले आई, जहां उसने मार्को की सारी कंफ्यूजन दूर की और बताया कि उतनी सारी गाड़ियां उसका पीछा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनमें तुम्हारा बड़ा भाई मिस्टर हान है और तुम्हारे पिता कोरिया के सबसे बड़े फाउंडेशन के मालिक हैं, जिसमें उन्होंने 50-60 स्कूल, कॉलेजेस और बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए हैं।
और उनके पास अरबों की जायदाद है। पर अब उनके पास 2 या 3 दिन ही बचे हैं क्योंकि उन्हें दिल की कोई बीमारी है और वो मर गए तो उनकी सारी जायदाद और वो फाउंडेशन उनकी सौतेली बेटी गायों को मिल जाएगी। क्योंकि जब तुम्हारे पिता की तबीयत खराब थी तो वो कभी कभी होश में आते थे और इसका फायदा उठाकर गायों और उसकी माँ ने मिलकर एक वसीयत बना दी कि अगर बुढ़ा टपका तो सारी जायदाद गायों को मिल जाएगी। डायरेक्टर हान को जब इस बात का पता चला तो उसे इससे बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने अपने बाप की नाजायज औलाद को ढूंढी, यानी कि मार्को को, ताकि वो उसका दिल निकालकर अपने पिता की हार्ट सर्जरी करके उन्हें बचा ले, जिससे वो दोनों बाप बेटे ही इस पूरी जायदाद के मालिक रहेंगे और फिर वो वसीयत भी किसी काम की नहीं रहेगी। अब ये सब बताकर योंजो मार्को के ऊपर गन तान देती है क्योंकि उसे उस छोटी लड़की गायोंग ने ही हायर किया था मार्को को मारने के लिए, क्योंकि बुड्ढे की सर्जरी हो गई तो उसके हाथों से तो सारी जायदाद ही निकल जाएगी। अब योंजो जब मार्को को गोली मारने ही वाली थी तो इधर पीछे से मिस्टर प्रोफेशनल ने उसकी गाड़ी ठोक दी और मार्को बच गया। फिर मार्को उससे लड़कर कार से बाहर निकल गया और जंगलों की तरफ भाग गया। योंजो ने उस पर गोलियां भी चलाई लेकिन वो बच गया। तो अब योंजो ने मिस्टर प्रोफेशनल पर ही गोलियां बरसा दी, लेकिन मिस्टर प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल है तो वो गाड़ी में छुप गया और गोलियों से उसकी गाड़ी में छेद हो गए, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। अब योंजो की भी गोलियां खत्म हो चुकी थी तो वो उसने जल्दी से मैगजीन बदली और जैसे ही वो गोली चलाने के लिए तैयार हुई तो ऊपर से हेलो पापा इज हियर बेबी, और फिर उसने गाड़ी डेंट करने के बदले में योंजो को ठोक दिया। उधर हम मार्को को देखते हैं जो कि भागते भागते रोड पर पहुंचा तो यहाँ उसके भाई मिस्टर हान को वो मिल गया और वो उसे अपने साथ अपने पैलेस ले आया, जहाँ उसने अपने बाप को डॉक्टरों की टीम के साथ तैयार रखा था। अब यहाँ उसने मार्को को सबसे पहले अपनी सौतेली बहन गायोंग से मिलाया, जिसे कि अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था क्योंकि मार्को उसे जिंदा मिल गया था, इसलिए वो अपने दोनों भाइयों को इनडायरेक्टली नामर्द कहकर चली गई। फिर डायरेक्टर हान ने मार्को को अपने बुढ़ाऊ बाप से मिलाया और मार्को के साथ सेल्फी ली ताकि बाद में वो उसे अपने बुढ़े बाप को दिखा सके। इसके बाद उसने मार्को को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया और डॉक्टर्स को हार्ट सर्जरी करने के काम में लगा दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी करने में उन्हें 9 घंटे लगने वाले हैं, तो डायरेक्टर हान नहाने के लिए चला गया। उधर जब डॉक्टर्स मार्को की बॉडी को साफ कर रहे थे तो मार्को को सपने में अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जिससे वो होश में आ गया। और जब उसे होश में आता एक डॉक्टर ने देखा तो वो उसे दोबारा से बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देने लगा, पर तभी उनमें से एक डॉक्टर ने वो इंजेक्शन उसी पर लगा दिया और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगा, जिसे देखकर सभी डॉक्टर्स डर गए और इस एरिया से भाग गए। और ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि अपना मिस्टर प्रोफेशनल ही था, जो कि मार्को को यहाँ बचाने के लिए आया था। उसने मार्को को उठाया और उसे यहाँ से जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। अब मार्को ने अपने कपड़े पहने और अपने पिता से पूछा कि क्या कोई बाप ऐसा करता है जो खुद जिंदा रहने के लिए अपने बेटे का दिल लेना चाहता है। उसने कहा कि अगर तुम्हें यही चाहिए था तो उन लोगों को उसे ढूंढना ही नहीं चाहिए था। पर उधर जब डायरेक्टर हान नहाकर बाहर निकला तो उसने सीसीटीवी में इन दोनों को देख लिया और वो अपने आदमियों के साथ दरवाजे के बाहर पहुंच गया और मिस्टर प्रोफेशनल के साथ डील करने के लिए आवाज देने लगा। उधर उसकी आवाज सुनकर बुड्ढे ने मार्को के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन मार्को अपना हाथ छुड़ाकर मिस्टर प्रोफेशनल के पास आ गया और उसने उससे पूछा कि अब तुम क्या करने वाले हो। इस पर मिस्टर प्रोफेशनल ने कहा कि हम दोनों उस दरवाजे से बाहर जाएंगे, और ऐसा कहकर उसने मार्को को ही गन पॉइंट पर कर लिया। जिसके बाद वो मार्को को दरवाजे के बाहर लाया जहां डायरेक्टर हान अपने आदमियों के साथ खड़ा था, जिसके साथ उसने डील की और उसे मार्को के बदले में $1 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। अब ये सुनकर डायरेक्टर हान बौखला गया और वो उससे सब्जी मंडी की तरह बार्गेनिंग करने लगा कि 50 लाख में मान जा यार, लेकिन मिस्टर प्रोफेशनल ज्यों का त्यों 1 करोड़ में ही अड़ा रहा। तभी यहाँ इनके पीछे गायोंग बंदूक लेकर पहुंच गई और उसने पीछे से मार्को की तरफ गन चला दी, पर मिस्टर प्रोफेशनल ने उसे देख लिया था तो वो मार्को को अंदर खींच कर ले आया और फिर इन सभी लोगों ने इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तभी मिस्टर हान को याद आया कि अंदर तो उसका बाप भी है, इसलिए उसने अपने आदमी को रोक दिया। पर उधर अब उसके बाप की एक गोली लग चुकी थी, अगर जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो टपक जाएगा। और ये बात सीसीटीवी में देखकर डायरेक्टर हान के आदमी ने उसे बताई, तो डायरेक्टर हान जल्दी से अपने आदमियों के साथ अंदर पहुंच गया। पर मिस्टर प्रोफेशनल भी प्रो बंदा था, तो उसने एक गन मार्को की कनपट्टी पर रखी और दूसरी गन उसके बाप के सर पर, जिससे अब डायरेक्टर हान बहुत घबरा गया और उसने तुरंत उसके अकाउंट में $1 करोड़ ट्रांसफर करवा दिए। जिसके बाद मिस्टर प्रोफेशनल ने मार्को को उसके हवाले कर दिया और जब वो यहाँ से जाने लगा तो डायरेक्टर हान ने मिस्टर प्रोफेशनल पे अपने आदमियों के साथ गन्स तान दी। मिस्टर प्रोफेशनल ने कहा कि मुझे मारकर भी तेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे और वो फिक्र ना करे, उसके पैसे अच्छे काम में इस्तेमाल होंगे जिसका पुण्य तुझे भी मिलेगा। लेकिन डायरेक्टर हान को ये मंजूर नहीं था कि कोई कल का लौंडा आकर उसे उसके ही घर में लूट कर चला गया और डायरेक्टर हान देखता ही रह गया। इससे उसकी मार्केट में इज्जत डाउन हो जाएगी और गैंगस्टर सोसाइटी में तो वो बेइज्जत हो जाएगा। इस पर मिस्टर प्रोफेशनल ने उसे पहले ही वार्न कर दिया कि ये बेइज्जती फिर भी ठीक है, नहीं तो इसके आगे मौत है। अब डायरेक्टर हान को लग रहा था कि ये अकेला इतने सारे लोगों का क्या ही बिगाड़ देगा,
तो वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो अब मिस्टर प्रोफेशनल ने मार्को को नीचे झुक जाने के लिए कहा और जल्दी से डायरेक्टर हान के पांव पर गोली मार दी ताकि वो उठ ना सके। फिर उसने अकेले ही उसके सभी आदमियों के साथ लड़कर फटाफट से एक एक से उन सभी को निपटाना शुरू किया और फाइट के बीच में डायरेक्टर हान के भी हाथ में एक गन लग गई। पर जब वो मिस्टर प्रोफेशनल पर चलाने वाला था तो उससे पहले 2 गोलियां उसके सीने पर लग गई जो कि मिस्टर प्रोफेशनल ने मार दी। फिर उसने एक ही झटके में उसके सभी आदमियों को भी निपटा दिया और मरते वक्त डायरेक्टर हान ने ये मान लिया कि मिस्टर प्रोफेशनल जैसा कोई प्रोइच नहीं है और कहा, मिस्टर प्रोफेशनल के आगे कोई बोल सकता है क्या। इसके बाद मिस्टर प्रोफेशनल मार्को के साथ जाने लगा क्योंकि उसके पांव से गोली छूकर निकली थी तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि वो फाइट के दौरान उसे भूल ही गया था। अब जाने से पहले मार्को ने अपने भाई की तरफ देखा तो मिस्टर प्रोफेशनल ने उसे कहा कि ये तेरा कुछ नहीं लगता, चल यहाँ से। पर इस वक्त मार्को ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, उसे लगा कि वो ऐसे ही कह रहा है इसलिए वो उसके साथ जाने लगा। पर इनके सामने अब गायों गन लेकर आ गई। इसे मर्द जात से अलग ही नफरत थी। इसके अकॉर्डिंग मर्दों से ज्यादा कुत्ते वफादार होते हैं। शायद इसका पहला ब्रेकअप हुआ होगा। खैर ये अब अपने भाई यानी कि मार्को को मारना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं बाद में आकर मार्को ने उससे अपना हिस्सा मांग लिया तो, या फिर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बाद में उसने कहीं उसे ब्लैकमेल किया तो उसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो इस सरदर्द को रखना नहीं चाहती थी। पर मार्को ने उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके 2 रद्द कर दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पैसे फ्री में भी हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन गायों इतनी आसानी से मारने वाली कहाँ थी, वो मिस्टर प्रोफेशनल को ही हायर करके मार्को को ही मारने की बात करने लगी। इस पर मिस्टर प्रोफेशनल ने कहा कि कितना कमीना परिवार है, हर कोई खून का प्यासा है, अच्छा है कि मार्को इस परिवार का हिस्सा नहीं है। अब ये बात सुनकर मार्को पूरी तरह हैरान रह गया और फिर मिस्टर प्रोफेशनल ने बताया कि ये पूरा प्लान उसी का है। उसे एक खतरनाक बीमारी है इसलिए वो पूरी मूवी में खांसते जा रहा था और उसे लग रहा था कि वो बहुत ही जल्द मर जाएगा, इसलिए वो मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता था। और फिर एक दिन योंजो उसके पास आई कोरिया के सबसे बड़े बिलियनियर के नाजायज बेटे को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर, जिससे मिस्टर प्रोफेशनल को भलाई करने का एक आइडिया आया और फिर उसने ये प्लान बनाया। इस प्लान में उसके साथ अंकल पार्क भी शामिल थे क्योंकि उन्हें अपने अनाथ आश्रम की जमीन और स्कूल बनवाने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए फिर मिस्टर प्रोफेशनल ने मार्को को मिलियनर का बेटा बताकर उसकी सारी डिटेल उन्हें भेज दी, जिसे चेक करने के लिए ही योंजो मार्को से टकराई थी और उसे हॉस्पिटल जाकर उसकी ब्लड रिपोर्ट निकलवाई थी। पर डॉक्टर्स को मिस्टर प्रोफेशनल ने खरीद लिया था तो उसने नकली रिपोर्ट योंजो को दे दी, जिससे उन लोगों को यकीन हो गया कि मार्को ही उसके बाप की नाजायज औलाद है। अब ये सारी बातें सुनकर मार्को तो पूरी तरह से हैरान हो गया और वो गुस्से में मिस्टर प्रोफेशनल को मारने लगा। तो मिस्टर प्रोफेशनल ने उसे बताया कि जो 1 करोड़ उसके पास आए हैं उनमें उसका एक नया घर और उसकी माँ के लिए इलाज के पैसे भी हैं। पर तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने मिस्टर प्रोफेशनल से कहा कि तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या क्या झेला है। इस पर मिस्टर प्रोफेशनल ने कहा कि मुझे सब पता है क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक नाजायज औलाद हूँ। अब ये बात सुनकर मार्को पूरी तरह से हैरान हो गया और उसने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों बाद हम अंकल पार्क को देखते हैं जिन्होंने अब अपना अनाथ आश्रम और उनके लिए स्कूल खोल लिया था। मार्को भी एक नए घर में शिफ्ट हो चुका था और उसकी माँ का इलाज भी काफी अच्छे से हो गया था। और आखिर में मार्को से मिलने मिस्टर प्रोफेशनल आया और उसने उसे फ्रेंड बनने के लिए कहा, तो इस बार मार्को मान गया। अब लास्ट में हमें पता चलता है कि मिस्टर प्रोफेशनल को कौन सी बीमारी थी। वो यहाँ एक डॉक्टर के पास था और उन्हें बता रहा था कि पहले मेरी 50 पुलअप्स मारने में ही फट जाती थी, पर अब मैं 100 भी बड़ी आसानी से मार ले रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फिट और हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। इस पर डॉक्टर ने कहा कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। अक्सर सिगरेट छोड़ने में कुछ दिनों तक खांसी वगैरह होती रहती है और आज तक जो तुम दवाइयाँ ले रहे थे वो मल्टीविटामिन्स की गोलियां थी जो कि शरीर के लिए अच्छे होते हैं। अब डॉक्टर्स की ये बात सुनकर तो मिस्टर प्रोफेशनल पूरी तरह से हैरान रह गया और खुद पर हंसने लगा क्योंकि उसने ये सोचकर कि वो मरने वाला है इतना बड़ा प्लान किया था। इसका मतलब है कि उसके कोई भी बीमारी नहीं थी, बस उसने सिगरेट छोड़ी थी जिस वजह से उसे खांसी हो रही थी और उसे लगा कि वो मरने वाला है। और यही बे कहानी दी है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।